नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन हब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर अपन कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। जितने भी इसके कोशिका अंग होते हैं, कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में अपन जानकारी अर्जित करेंगे। तो आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर कोशिका का टॉपिक आपके डेफिनेटली रहता है, तो इसको एक बार रिवीजन के तौर पे आप पूरे वीडियो के अंदर बने रहें। तो चलिए अपन बात करते हैं कोशिका की। देखिए, कोशिका सबसे पहले तो मैंने आपके सामने कुछ चित्र लगा रखे हैं। तो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, अलग अलग कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। अब सबसे पहले कोशिका की बात आती है, आपको ये चीज़ पता हो कि कोशिका की खोज किसने की है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की है। तो सबसे पहले आप कोशिका की खोज की जब बात करोगे कि कोशिका की खोज किसने की है, तो देखिए कोशिका की खोज की अगर अपन बात करें, कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज आप बताओगे रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई है। अब रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने जो कोशिका देखी थी, एक्चुअली वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। ये बात बाद में पता चली कि भी कोशिका कैसी है? मृत है। तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि तो जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले जो वैज्ञानिक थे, जीवित कोशिका को, इसको अपन क्या देखते हैं, ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो जीवित कोशिका की जब बात आए कि भाई जीवित कोशिका को किसने देखा है, तो जीवित कोशिका की बात करोगे आप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसको? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले किसको देखा था? जीवित कोशिका को सबसे पहले इन्होंने देखा था। ठीक है, तो दो बातें होगी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब यहाँ पे कोशिका के अंदर अपन देखते हैं कि कोशिका जो है, देखो कोशिका जो है इसके अंदर सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखो, सबसे बड़ी कोशिका का अगर आपसे सवाल पूछेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका आप किसको बताओगे कि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है? तो आप बताओगे सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये क्या होगी? सबसे बड़ी कोशिका होगी। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन यही बनता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी आपकी? तो आप कहोगे भाई सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा। कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा जो है आपकी सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि भाई सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका आप किसको बताओगे? सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है आपके तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होगी। उसके बाद देखो, एक मानव के लिए भी क्वेश्चन बनता है कि मानव में, देखो मानव के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ना, मानव के अंदर, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका की अगर आपसे बात करें तो मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। मानव के अंदर कौन सी होगी? अंडाणु जो है ये सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है इसके अंदर? मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका तो कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी और सबसे बड़ी हो जाएगी अंडाणु। और सबसे बड़ी यूं देखोगे आप शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी जो है वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। उसके बाद तंत्रिका का जो अध्ययन है, इसका कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? अभी कोशिका अध्ययन जो है, कोशिका अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? तो कोशिका अध्ययन आप कहोगे भी कोशिका अध्ययन, कोशिका विज्ञान, या इसको अपन कहते हैं साइटोलॉजी। इसको अपन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अभी साइटोलॉजी क्या हो गया? कोशिका अध्ययन हो गया। उसके बाद देखो, कोशिका के प्रकार आप देखोगे कि कोई कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, कोशिका के प्रकार की बात अगर अपन करें तो कोशिका के प्रकार के अंदर जब जाओगे आप तो एक नाम तो मिलेगा आपको प्रोकैरियोटिक का। किसका? प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है जनरली अविकसित या प्राक कोशिकाएं, आदिम कोशिका माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? आदिम कोशिका माना जाता है। इसको अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? आदिम कोशिका। इसको अपन क्या कहेंगे? आदिम कोशिका, यानी प्राक कोशिका, पुरानी कोशिका है। आदिम कोशिका जो पूर्णतः विकसित नहीं है। इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा आप कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली जो है, क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके अंदर क्या होती है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, केंद्रक झिल्ली इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखो आप इसके अंदर एक बात ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग इसके अंदर नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते, अंग इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है। और एक चीज इसके अंदर ध्यान रखिएगा, एक चीज इसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम कौन सा होता है? तो राइबोसोम आप बताओगे कि राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। कौन सा? 70S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। तो एक प्रकार तो हो गया आपके पास प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपके पास यूकैरियोटिक। दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? यूकैरियोटिक हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? यूकैरियोटिक। ये एक पूर्ण विकसित कोशिका होती है जो जनरली जो है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इन सभी के अंदर आपको मिलेगी। प्रोटिस्टा के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, फंजाई के अंदर मिल जाएगी। इन सभी के अंदर कौन सी मिलती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती है। तो इसके अंदर आप कहोगे पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। पूर्ण विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली इसके अंदर पाया जाता है। केंद्रक व केंद्रक झिल्ली इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। पूर्ण विकसित केंद्रक व केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये क्या होंगे? इसके अंदर उपस्थित होंगे। और दूसरी बात है कि इसके अंदर जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग जो है वो उपस्थित रहते हैं। कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। ठीक है। पहली बात ये हो गई। उसके बाद देखो एक आप राइबोसोम को ध्यान रखेंगे कि राइबोसोम जो है इसके अंदर पाया जाता है वो राइबोसोम कौन सा होता है? तो 80S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। अब ये तो कोशिका के प्रकार की बात हुई। अब आप देखो कोशिका पे चलो। अब कोशिका के बारे में थोड़ी सी बात कर दे अपन। और अब ये जो कोशिका का साइन दे रखा है आपको, चित्र दे रखा है, इसके अंदर कई सारी चीजें होती है। जैसे ये कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पे इसके अंदर पूरा क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है केंद्रक को छोड़ के। तो इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक होता है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? केंद्रक है। अब एक चीज देखना, इस केंद्रक को और इस कोशिका द्रव्य को, इन दोनों को मिला ले तो यहाँ पे एक जो है नाम बनता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक नाम बनता है। क्या नाम बनता है? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य या इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो आप ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव्य के अंदर जब भी आप बात करोगे कि जीव द्रव्य आप किसको कहोगे, तो कोशिका के अंदर जो भी चीजें हैं, कोशिका के अंदर जो भी चीजें हैं भाई, कोशिका अंगों को मिला के और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसको मिला के, इस सभी को मिला के जब बात आएगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। उसको अपन क्या कह देंगे भाई? जीव द्रव्य कह देंगे। और जीव द्रव्य के अंदर अगर आप बात करोगे जीव द्रव्य की खोज किसने की है, तो डुजार्डिन ने की है। जीव द्रव्य की खोज की बात अगर आप करोगे, जीव द्रव्य की खोज किसने की है, तो आप जीव द्रव्य की खोज किसके नाम लगाओगे? भाई जीव द्रव्य की खोज जो है डुजार्डिन ने की है। जीव द्रव्य की खोज किसने की है? डुजार्डिन। देखो जीव द्रव्य की खोज की बात अगर आप करोगे ना, तो खोज किसने की है? तो डुजार्डिन ने की है। जीव द्रव्य की खोज किसने की है? डुजार्डिन ने की है। और अगर आप इसके नामकरण की बात करोगे कि इसका नाम किसने दिया है, तो पुरकिंजे ने नाम दिया है। इसका नाम किसने दिया है? पुरकिंजे के द्वारा इसका नाम दिया गया अभी। ठीक है। तो खोज किसके द्वारा? डुजार्डिन। और इसका जो नामकरण है वो किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा। अब एक बात आती है कोशिका सिद्धांत की।
एक बात किसकी आती है, कोशिका सिद्धांत की। भी कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत के अंदर आप क्या बताओगे भाई, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत के अंदर आप बताओगे कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, स्लाइडेन और स्वान, किसके द्वारा, स्लाइडेन व स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। और ये अलग अलग जो है वैज्ञानिक थे, ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और ये किससे, जंतु विज्ञान से संबंधित है। किससे, जंतु विज्ञान से संबंधित है और ये कोशिका विज्ञान से संबंधित। इन दोनों ने मिलकर अलग अलग खोजों से ये पता लगाया कि यहाँ पे किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कौन है, कोशिका है। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। तो यहाँ पे कहोगे आप कि किसी भी या जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन है, कोशिका है। संरचनात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, हमारा शरीर जो पूरा बना हुआ है वो कोशिका से बना हुआ है। अभी कोशिका ही जो है मिलकर किसका निर्माण करेगी, ऊतकों का निर्माण करेगी, ऊतकों से अंगों का निर्माण होगा, अंगों से अंगतंत्र का निर्माण होगा, ऐसे ही हमारा शरीर बनेगा। तो यहाँ पे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या निकल के आई, आपकी कोशिकाई, कोशिका सिद्धांत के माध्यम से, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनको अपन नाम किस नाम से जानते हैं, रुडोल्फ विर्चो के नाम से। अब ये जो रुडोल्फ विर्चो है, रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत के अंदर रूपांतरण किया। कोशिका सिद्धांत के अंदर रूपांतरण किया कि भाई यहाँ पे हम ये तो मान लेते हैं कि भाई किसी की जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी कोशिका है, लेकिन ये कोशिका आ कहाँ से रही है भाई, कोशिका बन कैसे रही है। जब अपन देखते हैं कि युग्मक है, युग्मकों से निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, तो युग्मनज तो एक कोशिका है। ठीक है, उस कोशिका से फिर हमारे शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं कैसे हुई, तो यहाँ पे रूपांतरण जो दिया था वो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। और इन्होंने एक बात कही, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने क्या कहा, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो रहा है। यहाँ भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण। देखिए, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो रहा है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कोशिका के प्रकार है, कोशिका के अंदर क्या चीज है, कोशिका सिद्धांत की बात अपन ने कर ली है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की बात अपन ने कर ली है और कोशिका के प्रकार की बात कर ली है। एक बात अपन यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी देखो, एक बात अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है भाई, कोशिका झिल्ली की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली एक तो होती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की अगर बात करें कि भाई कोशिका झिल्ली के लिए कोई सिद्धांत है क्या, तो एक सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा, कोशिका सिद्धांत, कोशिका झिल्ली के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये कोशिका झिल्ली को क्या करता है, यहाँ पे स्पष्ट करता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली जो है, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस वसा की कोशिका झिल्ली यहाँ पे बनी होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये सिद्धांत दिया किसने था, तो ये सिद्धांत जो है निकोल्सन और किसके द्वारा, सिंगर के द्वारा, निकोल्सन और सिंगर के द्वारा यहाँ पे ये सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा, निकोल्सन और सिंगर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली का सिद्धांत क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्रोटीन प्लस वसा निकोल्सन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात अपन कर दे किसकी, कोशिका भित्ति की। देखो, कोशिका भित्ति की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो
कोशिका भित्ति आपको जनरली किसके अंदर मिलेगी भाई? जंतु कोशिका के अंदर अगर आप कहोगे ना कि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति किसकी होती है, तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति आपको नहीं मिलेगी, अनुपस्थित रहेगी। तो ये किसके अंदर पाई जाएगी? अगर आपसे जीवाणु के अंदर पूछे, अगर आपसे जीवाणु के अंदर पूछे कि जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति किसकी होती है, तो आप बताओगे पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की जो कोशिका भित्ति है वो किसके अंदर होगी? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो कोशिका भित्ति है वो जीवाणु के अंदर होगी। और अगर कवक के अंदर पूछा जाए तो कवक के अंदर आप देखोगे तो कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है आपकी वो किसकी बनी होगी? तो ये काइटिन की बनी होगी। किसकी? काइटिन की बनी होगी। और अगर आपसे पूछा जाए पादप कोशिका के अंदर कि पादप कोशिका के अंदर ये किसकी बनी होगी, तो पादप कोशिका के अंदर किसकी होगी? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। अगर यहाँ पे एक नाम आपको शिवाल का मिल जाए तो शिवाल के अंदर भी आप कोशिका भित्ति जो है किसकी करोगे? सेल्यूलोज की ही करोगे। किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक है, तो सामान्यतः अपन ये बातें कहेंगे यहाँ पे कोशिका भित्ति के लिए कि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है और जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की, कवक के अंदर काइटिन की, पादप के अंदर सेल्यूलोज की और सीवाल के अंदर किसकी हो जाएगी? सीवाल के अंदर आप कहोगे सेलुलोज की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे जो हमने कोशिका की बात करी है, यहाँ पे जो कोशिका की बात करी है तो कोशिका के अलग अलग अंग है भाई। यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, उसको हमने कोशिका द्रव्य क्या दिया। उसके अलावा केंद्रक है, केंद्रक के अलावा भी यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे मान लो गोल्जी उपकरण है, सेंट्रोसोम है, अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इनके बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें तो ये कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखो कोशिका अंगों की बात करते हैं अपन। देखो यहाँ पे कोशिका अंग कौन कौन से होंगे। देखो कोशिका अंग, कोशिका अंगों की अगर अपन बात करें, कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं, तो इनकी बात अगर अपन करें तो देखो कोशिका अंग आपके कौन कौन से होंगे, तो देखिएगा यहाँ पे भी कोशिका अंग आपके कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले एक अंग का नाम लिखेंगे आप, केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है केंद्रक के अंदर आप केंद्रिका को देख सकते हैं, केंद्रिका होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात आप कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका अंग हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावा आप जो है तारककाय की बात कर सकते हो। इसके अलावा आप किसकी बात कर सकते हो? तारककाय, तारककाय और तारक केंद्र, तारककाय और तारक केंद्र की बात कर सकते हो। ठीक है, ये आपके हो गया। इसके अलावा लाइसोसोम की बात कर सकते हो आप, लाइसोसोम, लाइसोसोम हो जाएगा। और माइक्रोबॉडीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? माइक्रोबॉडीज। ठीक है, माइक्रोबॉडीज इसके अंदर होती है। ठीक है, और क्या हो जाएगी? माइक्रोबॉडीज जो संश्लेषण वगैरह के अंदर हेल्प करेंगे, छोटे छोटे कण यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है कोशिका अंग है। इनके बारे में अगर अपन थोड़ा थोड़ा देखें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र बना हुआ है और ये दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिका अंग है। इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये जो आपको दिख रही है इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। और ये जो बाहर की तरफ दिख रही है आपको, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ पे ये जो उभार पाए जाते हैं ना, इस तरह से ये जो उभार पाए जा रहे हैं, इन उभार को क्या कहा जाता है? ये क्रिस्टी कहलाते हैं। कई बार अपनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उभार पाए जाते हैं उनको आप क्या कहते हो? क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको अपन कहते हैं F0 और F1 कण। F1 कण कहा जाता है। इन कणों के अंदर आपको पता है श्वसन का जो अंतिम चक्र होता है ETS, यहाँ पे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, वो इसी के अंदर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र,
इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहीं पे होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो यहीं पे होता है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज के अंदर तो नाम लोगे आप अल्टमान का। किसका? अल्टमान का नाम आप ले लोगे। और इस अल्टमान ने जो नाम दिया था ना, वो नाम था बायोप्लास्ट। इन्होंने क्या कहा था? बायोप्लास्ट इन्होंने कहा था। और जीवाणु कोशिका के अंदर कोलिकर ने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो अल्टमान ने इसका नाम क्या दिया? बायोप्लास्ट, यानी कि नामकरण कहीं से दूसरी जगह से हुआ। तो अगर आपसे इसमें नामकरण की बात पूछे कि इसको नामकरण जो है नाम किसने दिया है, तो नाम के अंदर जो है आप कहेंगे सी बेंडा के द्वारा नाम दिया गया। किसके द्वारा? सी बेंडा। और हिंदी में इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। अब देखो इसका काम क्या होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके अंदर होता है एटीपी का निर्माण। इसके अंदर क्या होता है? एटीपी निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र जो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर हमारे स्टेप आता है, क्रेब्स चक्र है। तो क्रेब्स चक्र है, लिंक रिएक्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। वहाँ से क्या मिलता है अपनों को? एटीपी मिलता है। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन व क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र ये कहाँ पे होते हैं? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ठीक है, ये कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होने से, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होने से यहाँ से जो है क्या मिलती है हमें? एटीपी मिलती है। यहाँ से किसका निर्माण होता है? एटीपी निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है? अभी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी निर्माण। अब एटीपी का निर्माण है तो एटीपी क्या चीज होती है? एटीपी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा है। एटीपी हमारे शरीर के लिए क्या है भाई? ऊर्जा है। इसको अपन क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भाई इसको अपन क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये एटीपी यहाँ से मिलने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, पावर हाउस। और इसके अंदर स्वयं का, इसके अंदर स्वयं का डीएनए, स्वयं का क्या होता है? इसके अंदर डीएनए। लेकिन ये डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है। और स्वयं का डीएनए व राइबोसोम, और कौन सा? राइबोसोम पाया जाता है। और ये राइबोसोम कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। स्वयं का डीएनए और आरएनए होने के कारण यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण भी हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इसको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होने के कारण, होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं? होने के कारण अर्ध स्वायत्त अंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अर्ध स्वायत्त अंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अर्ध स्वायत्त अंग कहलाता है। ठीक है, अर्ध स्वायत्त अंग कहलाता है भी। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। ये अर्ध स्वायत्त अंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी हो गई आपकी। अगला अगर कोशिका अंग अपन देखें तो लाइसोसोम की बात करते हैं अपन। किसकी? राइबोसोम की। किसकी बात करते हैं? राइबोसोम। देखो राइबोसोम भी कोशिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है। और यहाँ पे कोशिका के अंदर बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े काम से, बाकी तो कोशिका के अंदर आप देखोगे सबसे छोटा अंग यही होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम है। अब यहाँ पे राइबोसोम के अंदर क्या होता है? यहाँ पे अमीनो एसिड्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, इनकी मदद से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो इसका निर्माण करता है। तो राइबोसोम की खोज की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की है? तो खोज तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? पैलेट आ जाएगा। खोज क्या आ जाएगी इसके अंदर? पैलेट के द्वारा इसकी खोज की गई। दूसरी बात इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि इसका काम क्या होता है? कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण का। क्या करता है ये?
प्रोटीन संश्लेषण करता है, विशेष कोडिंग के सहायता से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो राइबोसोम है हमारा, इस राइबोसोम के जो राइबोसोम है इसके ऊपर जो झिल्ली है, झिल्ली किस तरह की होगी या झिल्ली होगी नहीं, तो अगर आपसे कभी पूछे कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है तो आप कहेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम है। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये क्या है? झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये क्या है? झिल्ली रहित कोशिका अंग है। ठीक है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई झिल्ली नहीं होगी। और इसके प्रकार की बात करोगे आप तो जो राइबोसोम होता है हमारा, ये राइबोसोम दो प्रकार का मिलेगा आपको। कितने प्रकार का मिलेगा? दो प्रकार का। देखो राइबोसोम, इस राइबोसोम की बात करोगे तो एक तो होगा आपका 70S, एक तो कौन सा होगा? 70S राइबोसोम होगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, लवक के अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। और एक आपको मिलेगा 80S, ये अवसादन गुणांक होता है, S का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो 70S है इसकी जो सब यूनिट होती है ना, वो सब यूनिट कौन सी होती है? तो आप बताओ सब यूनिट कौन सी होगी? तो सब यूनिट के अंदर एक तो होती है 30S और एक आपकी होती है 50S। 30S और 50S किसकी सब यूनिट है? राइबोसोम 70S की। और इधर अगर 80S की सब यूनिट की बात करोगे कि इसकी जो सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो एक तो मिलेगी आपको 40S और एक मिलेगी आपको 60S। ये आपकी क्या होगी? इसकी राइबोसोम की सब यूनिट्स होगी। तो ये राइबोसोम है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। पैलेट के द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, अगले कोशिका अंग की बात अगर अपन करें तो अगला कोशिका अंग जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप देखो यहाँ पे अगला जो कोशिका अंग है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, ये क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी है ना, इसकी खोज की बात करें तो खोज तो किसने की है? पोर्टर ने की है। खोज किसके द्वारा की गई है? पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, ये आपको दो प्रकार की मिलेगी। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे कि केंद्रक से जुड़ा हुआ कोशिका अंग कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर आप क्या कहोगे? केंद्रक से जुड़ा हुआ कोशिकांग। केंद्रक से जुड़ा हुआ कोशिकांग, केंद्रक से जुड़ा हुआ कोशिका अंग कौन सा है? तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER बोलते हैं इसको, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को अपन बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको अपन क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको अपन बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब खुरदरी और चिकनी होने के पीछे रीजन ये है कि भाई ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, इसके साथ आपको क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे। इसके साथ आपको क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे। ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे। यहाँ पे राइबोसोम होने के कारण ये क्या है? खुरदरी, इसके ऊपर दाने हैं। ठीक है, पैलेट्स ने राइबोसोम की खोज की। इनको पैलेट्स कण भी कहा जाता है। तो ये कणों के रूप में होता है, तो वो दाने के रूप में दिखता है, तो ये खुरदरी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अंदर राइबोसोम है। इसका मतलब ये क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगी। इसका मतलब ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो आपसे अगर पूछ ले कि भाई खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य हो सकता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का हो सकता है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अंदर राइबोसोम नहीं मिलेगा, और राइबोसोम नहीं मिलेगा इसका मतलब प्रोटीन संश्लेषण तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये किसका संश्लेषण करेगी? तो आप कहोगे ये वसा व स्टीरॉइड्स, वसा और स्टीरॉइड्स का संश्लेषण करती है। स्टीरॉइड्स का संश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है।
वसा और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताओगे जो SER है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा निराविषीकरण का काम पूछा आपसे, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी जो है SER करती है। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? तो आप बताओगे ये SER के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अपन आगे जो कोशिकांग है हमारा उसकी बात करते हैं। आगे कोशिकांग है आपका गोल्जी बॉडी। ये क्या है? गोल्जी काई है। ये क्या है? गोल्जी काई का चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है? गोल्जी काई। गोल्जी काई। अब गोल्जी काई का क्या काम होता है? देखो गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज की गई है कैमिलो गोल्जी के द्वारा। खोज किसके द्वारा की गई है? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ये कैमिलो गोल्जी है जिसके द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, गोल्जी काई के अंदर देखो मुख्य रूप से आपको 3 भाग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने भाग देखने को मिलेंगे? 3 भाग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो एक भाग तो आपको सबसे पहले जो ऊपर जो है इस तरह से, देखो यहाँ पे इस तरह से बनाता हूँ मैं, ये इस तरह से यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये ऐसे पैकेट्स दिखेंगे आपको। ये जो पैकेट्स है ना, इनको तो बोलते हैं वेसिकल्स। इनको क्या बोला जाता है? वेसिकल्स बोला जाता है। ये वेसिकल्स है। और यहाँ पे जो है ये नलियां दिख रही है, कुछ कुछ क्या दिख रही है? नलियां दिख रही है। तो इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी नलिकाएं बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी बोला जाता है। और ये इसकी यूनिट होती है भी। सिस्टर्नी क्या है इसकी? जो है यूनिट होती है सिस्टर्नी। और यहाँ पे तीसरा जो है ट्यूब्यूल्स होती है। यहाँ पे क्या होती है? ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो ट्यूब्यूल्स का पार्ट होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो गोल्जी बॉडी है ना, ये गोल्जी बॉडी हमारे शरीर के अंदर क्या काम करेगा? भाई गोल्जी बॉडी होने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में गोल्जी काई क्यों है? तो आपके सीधा सिंपल सा आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो गोल्जी काई होता है, गोल्जी काई ये वेसिकल्स के अंदर भोजन की पैकिंग करता है और इसको आगे तक कोशिका के बाहर भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करने लग जाता है। यहाँ मतलब इसी आधार पर अपन कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि ये भोजन की या खाद्य की, ये क्या करता है? खाद्य की पैकेजिंग व ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग व परिवहन करता है। और इसी कारण से गोल्जी काई को अपन क्या कहते हैं? परिवहन प्रबंधक या ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परिवहन प्रबंधक। इसी कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? परिवहन प्रबंधक या इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। या इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे? ट्रैफिक हवलदार या जो है परिवहन प्रबंधक कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट कुछ जो हमारा अंग है उसकी बात करते। देखो अगला है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जनरली क्या होता है कि लाइसोसोम का निर्माण वैसे कौन करता है? गोल्जी काई करता है। ये जो लाइसोसोम है ना हमारा, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काई करता है। देखो इसके निर्माण की बात करोगे ना, तो इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काई करता है। इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काई करता है। इसका निर्माण कौन करेगा? गोल्जी काई करेगा। और इसकी खोज की बात करें तो इस लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुए के द्वारा की गई। किसके द्वारा? डी डुए के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका काम क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सर। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर आप कहोगे कि इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे जल अपघटनी एंजाइम जो है
उपस्थित रहते हैं। ये कोशिका के अंदर कोई कचरा है या कोई अपशिष्ट है तो उसका पाचन करने के लिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोशिका के लिए एक खतरा भी है, क्योंकि ये कोशिका नष्ट होने के बाद जो है संपूर्ण कोशिका का पाचन करने की क्षमता भी रखते हैं। इस कारण से कई बार ऐसा भी होता है कि भाई इनके अंदर अगर कोई जो है अव्यवस्था हो जाए तो उसकी वजह से ये संपूर्ण कोशिका को खत्म कर सकते हैं। इस कारण से इसको अपन कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। किसको? गोल्जिकाई को कोशिका की आत्मघाती लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे केंद्रक, तो केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक होता है। केंद्रक की बात करोगे, ये हमारा क्या है? केंद्रक होता है। इसके अंदर क्रोमेटिन जालिका होती है पूरी, और मुख्य डीएनए जो हमारा होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है। तो केंद्रक के लिए आप देखोगे, केंद्रक जो है ना हमारा न्यूक्लियस जो है कोशिका के अंदर, केंद्रक जो होता है, देखो केंद्रक की खोज की बात करोगे, केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की है। और इसके अंदर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये कोशिका का मुख्य नियंत्रक होता है। कोशिका का मुख्य नियंत्रक, कोशिका का मुख्य नियंत्रक अगर आपसे पूछे कि मुख्य नियंत्रक कौन होता है, तो मुख्य नियंत्रक कौन होता है? ये केंद्रक होता है। और मेन डीएनए, मुख्य डीएनए जो होता है, मुख्य डीएनए किसके अंदर होता है? मुख्य डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। किसके अंदर? केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें? केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक में उपस्थित होता है। अब यहाँ पे मुख्य नियंत्रक से एक बात के अंदर आपको समझ जाना है कि भी यहाँ पे केंद्रक मुख्य नियंत्रक मतलब बाकी सभी अंगों के ऊपर इसका क्या होता है? नियंत्रण होता है, और कोशिका पूरी इसके नियंत्रण में होती है। और इससे जुड़ा हुआ ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये हमारी अंतःप्रदवी जालिका होती है जो केंद्रक के साथ जुड़ी होती है। और केंद्रक के अंदर एक कोशिका अंग पाया जाता है जिसको अपन, ये पूरा केंद्रक है, सॉरी यहाँ पे ये जो है आपका क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो कोशिका अंग पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रिका के अंदर आप ध्यान रखिएगा, केंद्रिका किसका निर्माण करती है? केंद्रिका किसका निर्माण करती है? तो केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? राइबोसोम का निर्माण करती है। इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है ना, इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्रिका है, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ बात करते हैं अपन लवक की। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात अपन किसकी कर लेते हैं? लवक की करते हैं। देखो लवक जो है पादप कोशिका के अंदर नहीं होंगे, लेकिन किसके अंदर पाए जाते हैं? जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। देखो प्लास्टिड, अगर अपन लवक की बात करें, प्लास्टिड, ये जो प्लास्टिड है, ये लवक जो है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? लवक जो है जंतु कोशिका के अंदर नहीं मिलेंगे। ये किसके अंदर मिलेंगे आपको? पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका में, पादप कोशिका के अंदर मिलेंगे। सिम्पर ने जो है इसको 3 भागों में बांटा है। एक कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक जिनके अंदर कोई जो है कलर नहीं होता। अवर्णीय लवक जिनको अपन कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इनको अपन क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो भोजन संचय का काम करते हैं। क्या करते हैं? खाद्य का संचय करते हैं, भोजन संचय का कार्य करते हैं। भोजन संचय, ये क्या करते हैं? भोजन संचय का कार्य करते हैं। और ये जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता है जनरली वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। किसी प्रकार का कोई कलर इनके अंदर नहीं होता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वर्णीय लवक। दूसरे कौन से होते हैं? वर्णीय लवक होते हैं। वर्णीय लवक को अपन क्या कहते हैं? तो वर्णीय लवक के अंदर आप देखोगे इनको अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। इनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक, ये जनरली फूलों के अंदर और फलों के अंदर कलर देते हैं। जैसे अपन टमाटर के अंदर पढ़ते हैं, बे टमाटर लाल क्यों होता है? कि लाइकोपीन के कारण होता है। तो ये क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये
फल व फूलों में रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, फल और फूलों के अंदर जो कलर प्रदान करते हैं वो कौन होते हैं? वर्णी लवक होते हैं। एक तीसरा आपका जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका तीसरा हरित लवक। कौन सा होता है? हरित लवक होता है। ये कौन सा होता है? हरित लवक होता है। हरित लवक की बात करें अगर अपन, तो हरित लवक को अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, और ये हरित लवक क्या करता है भाई? सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है। क्या करता है? सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की सहायता से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की बात इसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे एक लाइन जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंटली और देखिएगा। देखो, ये जो लवक होता है ना, इस लवक के अंदर देखो इस तरह से आपको सिक्कों की बात दी, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जो है सेट मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरह से सेट मिलेंगे, सिक्कों की बात दी। ये लवक के अंदर होता है। किसके अंदर? लवक के अंदर। ठीक है, और ये जो सिक्के होते हैं ना, इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये सिक्के इसकी यूनिट होते हैं, इनको कहते हैं थाइलेकोइड्स। इनको क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये सिक्के जो है ये आपस में जुड़े होते हैं। अभी ये जिससे जुड़े होते हैं ना, इसको बोलते हैं लैमिला। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा थाइलेकोइड्स का जो एक सेट बनता है पूरा, ये जो एक सेट बनता है ना पूरा थाइलेकोइड्स का, इसको बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है। और बाकी का जो भाग बचा हुआ है ना, उस भाग को बोला जाता है स्ट्रोमा। इस भाग को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। अब इसके अंदर ध्यान आपको ये रखना है कि एक आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के अंदर कहाँ होती है? तो अगर आपसे प्रकाशिक अभिक्रिया पूछे जब, तो आप बताएंगे ग्रेना में। यहाँ पे क्या होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो ग्रेना के अंदर होती है। ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात करें ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होगी आपकी वो कहाँ होगी? तो आप बताओगे अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो स्ट्रोमा भाग के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई? स्ट्रोमा के अंदर होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो इस तरह से हमने जो है कोशिका के कई सारे भागों की बात की हमने। देखिए यहाँ पे कोशिका के कई सारे लाइसोसोम की बात की है, तारक काय की बात अपनों को करनी है अभी, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, इन सब की बात कर लिए। तारक काय के लिए आप सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, तारक काय जो है कोशिका विभाजन के अंदर काम आता है। किसके अंदर? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के समय ये तर्कु तंतु का निर्माण करता है। इसके अंदर इतनी सी ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन के अंदर तारक काय क्या करता है? तर्कु तंतु का निर्माण। तर्कु तंतु निर्माण का कार्य कौन करता है? तारक काय करता है। बावेरी के द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक रिक्तिका, यहाँ पे एक पार्ट रह जाता है, रिक्तिका। तो रिक्तिका की बात अगर आप करोगे तो रिक्तिका जो है इसके अंदर कोशिका रस भरा होता है। रिक्तिका के अंदर क्या भरा होता है? कोशिका रस भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? कोशिका रस भरा होता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है? कोशिका रस होता है। और इसकी जो झिल्ली होती है ना, एकल झिल्ली होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली, इसकी जो रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टोनोप्लास्ट यहाँ पे कहा जाता है। तो एक कोशिका के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी अपन ने यहाँ पे अर्जित की है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के अंदर आगे अपन और किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज इसका अगला चैप्टर जो कोशिका विभाजन का आता है, उस कोशिका विभाजन की भी बात अपन यहाँ भी कर लेंगे। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कमेंट करके बताएं कि इसके जस्ट आगे कोशिका विभाजन के बारे में बात करें या किसी और टॉपिक को अगर आप सोच रहे
रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। वो टॉपिक मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे जो है एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे कि आपको एक रिवीजन के अंदर हेल्प होने वाली है। तो ये वीडियो एक रिवीजन के तौर पे जो है बहुत अच्छा वीडियो मेरी तरफ से रहा है। आपकी तरफ से कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सिलेक्शन हब पर बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।